you are worrying about writing a case brief or summary, then it's time to stop worrying. बिकॉज आज हम जजमेंट कैसे पढ़नी चाहिए और उसके बाद केस की समरी कैसे लिखनी चाहिए ये हम सीखने वाले हैं. अब अगर आपको याद हो तो आर्टिकल राइटिंग एक्सप्लेन करते समय मैंने मेंशन किया था कि आर्टिकल में अगर आप कोई भी केस इंक्लूड कर रहे हो तो आईरैक फॉर्मेट में करनी चाहिए. तो आईरैक फॉर्मेट मतलब क्या, ये तो आपको पता होगा. अब अगर आप कोई भी जजमेंट ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जजमेंट भी इसी फॉर्मेट में लिखी होती है. सो नाउ वी विल ऑब्जर्व अ जजमेंट एंड साइड बाय साइड हम डिटेल फॉर्मेट भी देखेंगे. तो सबसे पहले आता है जजमेंट का टाइटल एंड साइटेशन. यू कैन हैव अ लुक हाउ इट इज़ रिटन. देन वी हैव इशू. ये सब केस समरी में कैसे मेंशन करना है ये हम डिटेल में देखेंगे. अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं. देन ऑल द फैक्ट्स ऑफ द केस इन डिटेल. देन अगर किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन को किसी ने अपील किया है हाई कोर्ट में तो लोअर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था और उसकी पूरी प्रोसीजरल हिस्ट्री भी जजमेंट में मेंशन होती है. देन दोनों पार्टीज ने क्या आर्गुमेंट्स की, कैसी रीजनिंग दी, ये लिखा होता है. और उसके बाद कोर्ट की होल्डिंग और ये होल्डिंग किस लॉ के बेसिस पे की है और वो लॉ कैसे अप्लाई किया है, ये सारी डिटेल्ड रीजनिंग लिखी होती है. So this is how a judgment is written. It is in detailed format and it's very structured. अब जब हम केस ब्रीफ या फिर समरी बोलते हैं तो हमें इसी जजमेंट का जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वो समराइज करना है. तो अगर किसी ने भी आपने लिखी हुई केस समरी पढ़ी तो उसे समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में क्या इशू था, कोर्ट ने उसको कैसे आंसर दिया, कौन सा लॉ अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया, ये सब उसको समझ में आना चाहिए. So these are all the points which we are going to include in our case summary. Now we will understand each point in detail. तो सबसे पहले आएगा टाइटल और साइटेशन. यहाँ पे आपको केस का नाम, केस का नंबर, फिर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के नाम, और अगर किसी ने अपील किया हुआ है तो अपीलेंट और रेस्पोंडेंट का नाम, पेटिशन की हुई है तो पेटिशनर का नाम. एंड आपको ये हेडिंग्स उनके नाम के पहले मेंशन करने हैं. तो अगर पेटिशनर का नाम लिख रहे हो तो पेटिशनर और उसके सामने डैश करके आप नाम लिख सकते हो. अब इसमें भी बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि जजमेंट में जैसे लिखते हैं साइड बाय साइड वैसे नाम लिखने हैं या फिर ऊपर नीचे लिख सकते हैं. तो इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है. जस्ट मेंशन द नेम्स क्लियरली विथ क्लियर हेडिंग्स. उसके बाद आपको बेंच का नाम भी मेंशन करना है एंड देन डेट ऑफ जजमेंट. नेक्स्ट पार्ट इज इशू ऑफ द केस. यहाँ पे आपको हमेशा क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही इशू लिखना है. सो स्टार्ट इट फ्रॉम वेदर एंड आपको ये ढूंढना है कि कोर्ट को किस चीज़ का आंसर देना है, कोर्ट के सामने क्या क्वेश्चंस है, ये ध्यान में रखते हुए आपको इशू फ्रेम करना है. एंड इशू के साथ ही वो जो स्पेसिफिक लॉ है जो इस इशू को सॉल्व करने के लिए अप्लाई होगा वो भी आपको इशू में ही मेंशन करना है. यहाँ पे आप जजमेंट का इशू सेम टू सेम लिख सकते हो, बट अगर वो बहुत डिटेल में बहुत लेंथी है तो आपको वो शॉर्ट करना होगा. सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ द इशू ऑफ द केस. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द केस समरी विल बी फैक्ट और फैक्चुअल मैट्रिक्स. यहाँ पे आपको भूलना नहीं है कि आप केस की समरी लिख रहे हो. तो आपको जजमेंट में जैसे डिटेल में फैक्ट्स लिखे होते हैं वो नहीं लिखने, सिर्फ वही फैक्ट्स लिखने हैं जो रिलेवेंट है, डायरेक्टली रिलेवेंट है कोर्ट के डिसीजन के साथ, केस को समझने में बहुत ही इसेंशियल है. वही फैक्ट्स आपको केस समरी में मेंशन करने हैं. सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ सच रॉन्ग, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए आपको फैक्ट्स लिखने हैं वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी क्रिस्प फॉर्मेट में. और अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई केस की समरी लिख रहे हो तो आपको लोअर कोर्ट का क्या डिसीजन था और उस केस की पूरी प्रोसीजरल हिस्ट्री मेंशन करनी है इसी पार्ट में. और उनका डिसीजन मेंशन करते वक्त आपको ये डिसीजन क्यों दिया ये नहीं लिखना, सिर्फ लोअर कोर्ट का क्या डिसीजन था ये एक दो लाइंस में मेंशन करना है. फिर इसके बाद हमें लिखना है कंटेंशंस और आर्ग्यूमेंट्स बाय बोथ द पार्टीज. सो यहाँ पे दोनों पार्टीज़ के अपने अपने ओपिनियंस होंगे, वो हमें मेंशन करने हैं, बट इन अ फॉर्मल मैनर. दैट इज़ उनके काउंसिल्स लॉ को इंटरप्रेट करके उनकी साइड कैसे प्रूफ कर रहे हैं वो हमें लिखना है. अब हमें लिखनी है कोर्ट्स होल्डिंग, मतलब उस इशू को कोर्ट ने कैसे आंसर दिया और वो आंसर क्यों दिया ये भी लिखना है. ये पार्ट आपको ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना, सिर्फ 2 to 5 लाइंस में आपको मेंशन करना है कि कोर्ट ने क्या होल्डिंग दी.
और इसके बाद जो पार्ट आएगा जो कि है कोर्ट्स रैशनल या फिर रीजनिंग, वो आपको बहुत डिटेल में लिखनी है. सो हियर यू विल बी मेंशनिंग व्हाई डिड कोर्ट टेक सच डिसीजन टू सॉल्व द इशू. तो यहाँ पे आपको जो लॉ अप्लाई किया है वो मेंशन करके उसे कैसे अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आया, ये इसे पूरे फॉर्मेट में लिखना है. सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. अगर ए ने बी के प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रेसपास किया है और इसी के ऊपर केस चालू है, तो रीजनिंग लिखते समय हमें मेंशन करना होगा कि अगर किसी ने ट्रेसपास किया तो उसको पनिशमेंट देने के लिए कौन से लॉज अप्लाई होंगे. सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्रिमिनल ट्रेसपास है देन यू विल मेंशन सेक्शन 441 ऑफ इंडियन पीनल कोड. उसके बाद हमें ये सेक्शन ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है और जो फैक्ट्स है केस के वो और ये सेक्शन जो बोलता है वो रिलेट करना है. एंड देन एंड में हम लिखेंगे कि ये जो फैक्ट्स है और जो सेक्शन में लिखा है वो सिमिलर है, इसलिए ये सेक्शन इस पे अप्लाई होता है और ये पनिशमेंट इसको देनी चाहिए. सो दिस वॉज वेरी सिंपल एग्जाम्पल. Many a times you will come across complex issues where you will have to mention 2 or more than 2 laws to come to a conclusion. And then at the end अगर कोई कोर्ट्स डिसेंटिंग ओपिनियन है तो वो आपको मेंशन करना है. मतलब अगर कोई भी जजमेंट 3-2 इस मेजॉरिटी से पास हुई है तो वो 2 जजेस जो थे जो जजमेंट को अपोज कर रहे थे उनका ओपिनियन आपको मेंशन करना है अगर कोई है तो. So I hope that you have understood and you will be able to write a very good case summary. Thank you.